नमस्कार, आपका राज्य आपकी खबर में बेहद स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर अमेठी से है। अमेठी में जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें 65 वर्षीय बुजुर्ग रामफली पाल की पीट कर हत्या कर दी गई। इस घटना में उनके पुत्र सुनील पाल और बेटी अनारा भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मामला सैदपुर दशरथपुर गाँव का है, जहाँ दो पक्षों के बीच जमीन की लड़ाई ने हिंसक रूप ले लिया था। आरोप है कि बुधवार दोपहर करीब 12 बजे कृष्ण कुमार सिंह सहित आधा दर्जन लोग लाठी डंडा और रॉड लेकर पीड़ित परिवार के घर में घुस गए और हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल रामफली पाल की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं घायल बेटे और बेटी का इस वक्त इलाज चल रहा है। घटना के बाद से पूरे गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। अमेठी में बेसिक शिक्षा विभाग के वित्त और लेखा शाखा में 7 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच अब तेज हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई की 8 विशेष टीमें जिले में पहुंची और कई जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। सीबीआई डीआईजी शिवानी तिवारी के नेतृत्व में ये जांच अमेठी के साथ साथ लखनऊ, प्रतापगढ़, कुशीनगर और अयोध्या तक फैली हुई है। जांच टीमों ने विभिन्न स्थानों पर दस्तावेजों की गहन पड़ताल की और संदिग्ध लोगों से घंटों पूछताछ हुई है। आरोप है कि विभाग के कुछ कर्मचारियों ने वेतन भत्ते और अन्य मदों में फर्जीवाड़ा करके धनराशि को गलत तरीके से खातों में ट्रांसफर किया है। मामले में कई कर्मियों की भूमिका अब जांच के दायरे में है। कानपुर के फिलखाना थाना क्षेत्र में रिश्तों को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई है। कपूर कारोबारी मनीष गुप्ता की पत्नी पर चाकू हमला करने के आरोप के बाद से इलाज के दौरान 11 दिनों बाद उनकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार 5 जून को पति और पत्नी के बीच घरेलू विवाद हुआ था, जिसके बाद से कथित तौर पर पत्नी निहारिका कश्यप ने मनीष पर चाकू से कई वार किए। गंभीर रूप से घायल मनीष अपने 6 वर्षीय बेटे का हाथ पकड़कर खुद फलीखाना थाना पहुंचे, जहां उन्हें अस्पताल भेजा गया। इलाज के दौरान मंगलवार को उनकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी पत्नी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है और अब मनीष की मौत के बाद से मामले में हत्या की धारा जोड़ी जाएगी। पुलिस ने घटना के सभी पहलुओं और मामले से जुड़े अन्य आरोपियों की जांच भी तेज कर दी है। मृतक के परिजनों ने दंपत्ति के बीच लंबे समय से विवाद होने का दावा किया है। देखिए, विगत दिनांक 14 जून 2026 को थाना फीलखाना में एक हमारे पास प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें वादी श्री राम किशोर गुप्ता द्वारा बताया गया कि उनकी पुत्र वधु निहारिका गुप्ता द्वारा उनके बेटे मनीष गुप्ता की चाकू मारकर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। इसके संबंध में मनीष गुप्ता जी का उपचार हैलेट अस्पताल में चल रहा था और दौरान इलाज उनकी मृत्यु भी हो गई है। इसके संबंध में वादी द्वारा बताया गया कि जो उनकी पुत्र वधु है निहारिका गुप्ता, उसका किसी अन्य व्यक्ति से प्रेम प्रसंग भी था और जिसका विरोध उनका बेटा जब करता था, उनके बात करने पर आपत्ति जताता था, तो उसके द्वारा उन पर क्रोध व्यक्त किया जाता था और इसी के संबंध में उसने चाकू से वार कर उन्हें घायल कर दिया। विवेचना तत्काल थाना पर ये प्रार्थना पत्र प्राप्त होते ही एफआईआर दर्ज करी गई और इसमें विवेचना चल रही थी। उसके क्रम में जो उनकी पुत्र वधु है निहारिका गुप्ता, उसको अरेस्ट करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कानपुर साइबर पुलिस ने शादी के नाम पर ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी फर्जी मैट्रिमोनियल कंपनियों और कॉल सेंटर के जरिए देश के युवकों को निशाना बना रहे थे। जांच में सामने आया है कि गिरोह सोशल मीडिया और मैट्रिमोनियल वेबसाइट से लोगों का डेटा जुटाता था और कथित तौर पर एआई तकनीक और एडिटेड तस्वीरों की मदद से आकर्षक महिला की प्रोफाइल तैयार करता था। पुलिस का दावा है कि कॉल सेंटर में बैठी महिला कर्मचारी खुद को संभावित दुल्हन बताकर पीड़ितों से बातचीत करती थी और भरोसा जीतने के बाद रजिस्ट्रेशन फीस, प्रोफाइल चार्ज, सिक्योरिटीज डिपॉजिट और अन्य मदों के नाम पर पैसे वसूले जाते थे। आरोप है कि शिकायत होने पर गिरोह पीड़ितों पर समझौते का दबाव भी बनाता था। फिलहाल साइबर पुलिस ने नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। 3 फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर पर रेड करी गई थी, जिसमें 23 लड़कियां और एक लड़के को अरेस्ट किया गया है। रंजीश नाम का लड़का है, ये छत्तीसगढ़ भिलाई का रहने वाला है और यहाँ पर फर्जी उन्होंने 3 कंपनियां खोल रखी थी शादी मैचिंग के लिए और इसमें लोगों से भारी मात्रा में साइबर ठगी की जा रही थी, उनसे पैसा ऐंठा जा रहा था और इनके करीब 11 बैंकों में खाते मिले हैं, जिसमें 41 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन मिला है और खातों की जांच पड़ताल की जा रही है। भारी मात्रा में इनके रजिस्टर और पूरा डिटेल मिला है। इनके कीपैड्स और मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, जिनकी टीम द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। और यहाँ पर कानपुर में एक 4 लाख रुपए का साइबर ठगी का एक आरोप लगा था, जिसकी जांच पड़ताल के बाद से एनसीआरपी पोर्टल पर 3 कंप्लेंट भी मिली थी और कई नंबरों की
एक ही लोकेशन होने पर साइबर टीम द्वारा स्टडी की गई है और उसके बाद ये 3 जो कॉल सेंटर हैं ये बस्ट हो पाए। एटा पुलिस ने मंदिरों से घंटे घंटियां और धार्मिक सामान चोरी करने वाले शातिर गिरोह का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी विनोद और योगेश अब तक एटा, बुलंदशहर, गाजियाबाद और नोएडा के दर्जनों मंदिरों में चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। 2 दिन पहले पिलुआ थाना क्षेत्र के गांव वंथल पुतकपुर स्थित मंदिर से 100 किलो वजनी घंटा, चांदी का मुकुट और छत्र चोरी होने के मामले में पुलिस ने जांच शुरू की थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इलामारन जी के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को गांव बंथल पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया है। अधिकारियों के मुताबिक दोनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। बिहार के समस्तीपुर जिले के सरायरंजन प्रखंड स्थित नगर पंचायत के झगड़ा टोला में प्रस्तावित पटना पूर्णिया 6 लेन हाईवे के अलाइनमेंट को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि गलत अलाइनमेंट के कारण करीब 30 मकान, 26 दुकानें और लगभग 4000 लोगों के सामने विस्थापन का खतरा खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 18,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस महत्वाकांक्षी हाईवे के लिए मूल रूट में बदलाव करके कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि इससे न केवल सरकारी धन की अतिरिक्त खर्च होगा और 45 सालों से संचालित संत केदार ईश्वर महाविद्यालय भी प्रभावित होगा। लोगों ने मांग की है कि हाईवे के अलाइनमेंट की निष्पक्ष जांच कराई जाए और जनहित को ध्यान में रखते हुए उच्च निर्णय लिए जाए। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। हमारा कहना ये है कि हम लोगों का जो घर द्वार है, अभी तो हम घर जो बनाए हैं उसका घरवास भी नहीं किए हैं, जैसे बना वैसे ही ताक रहा है। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको कोई दूसरा घर बनाने का जगह नहीं है, इसके अलावा अब कोई जगह नहीं है। तो हम लोग गांव घर टूटने के बाद गांव छोड़ना पड़ेगा हम लोग को। समस्या है ये रोड का। क्या कौन सा रोड? 6 लेन जो बन रहा है पटना पूर्णिया एक्सप्रेस रोड जो बन रहा है उसी का प्रॉब्लम है। क्या समस्या है? जो पहले रोड का मेकअप हो गया था, नापी जोखी हो गया था सबका, इसके बाद फिर ये दोबारा कर दिए हैं अलग से, जो पहले पास हो चुका है। और ये जो अलग से किए हैं ये गडकरी जी को वहाँ तक नहीं पता, सच्चाई नहीं पता है। सच्चाई नहीं पता। तो सच्चाई नहीं पता है तो वहाँ भी हम लोग गए थे, वहाँ भी 2 बार हो चुके हैं, गए थे तो सारी बात वहाँ बोल दिए। समस्या यही हुआ है जो कि सर ये पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे जो है इसका सर पहले जो हम लोग पेपर में देखते थे आदमी लोग से मेयारी सोमवार होते हुए कबरा चौर से इसको निकलना, और इसका संभवतः जो है इसका अलाइनमेंट भी जो है सर फाइनल हो गया था। और उसके बाद जो है सो आवाज जब चेहरा उन्हें देने लगा तब हम लोग को पता चला जो कि ऐसे वाली बात है। उसके बाद वो दुकान है और करीब 40 जो है मकान है यहाँ पर पर्सनल, यहाँ पर बाजार में सर। कैमूर जिले में भारतमाला परियोजना के तहत निर्माणाधीन वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे से उत्पन्न समस्याओं को लेकर बिहार सरकार के मंत्री और चैनपुर विधायक जमा खान एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं। मंत्री ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर ओवरलोड वाहनों पर रोक, क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण और सड़क हादसों में जान गंवाने वाले परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की है। मंत्री ने पत्र में कहा है कि एक्सप्रेसवे के निर्माण में लगी भारी गाड़ियों के कारण चैनपुर विधानसभा क्षेत्र समेत आसपास के कई प्रखंडों की 100 से अधिक ग्रामीण सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। आरोप है कि 12 टन क्षमता वाली सड़कों पर 40 से 50 टन तक सामग्री लादकर वाहन वहां से लिए जाए जा रहे हैं, जिससे सड़कें जर्जर हो गई है। उन्हें तत्काल प्रभाव से ठीक किया जाए ताकि ऐसे सड़क हादसे आगे न हों। तो आज का दिन हमारे सौभाग्य का दिन है, उस पर मैं चर्चा करूंगा आपके सामने। आज मेरे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के हम सबके बीच में आए, मां मंगलेश्वरी दर्शन भी किए और तमाम चैनपुर विधानसभा कैमूर जिला वासियों से मुलाकात की, उनके दर्शन हमने किया। साथ साथ में कई योजना की बातें की, चर्चा की, जिस योजना को पूर्व मुख्यमंत्री लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे नेता जनाब नीतीश कुमार जी ने बहुत सारी योजना को चालू करा दिया है, काम शुरू करा दिया है, कुछ जगह रुका हुआ है, उसको आगे बढ़ाने की भी चर्चा वर्तमान के जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं उन्होंने किया भी है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। कैमूर वासियों की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। साथ में जो भी आपने चर्चा किया है जिस विषय पे, इस पे मैं निश्चित तौर पर गंभीरतापूर्वक
अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री से मैंने चर्चा भी किया, लिखकर भी मैंने दिया है। मैं 2020 में चुनाव जीता हूं, तब से मुझे लगता है कि 250 के ऊपर में रोड बनवाया, जिसमें 50 से ऊपर रोड क्षतिग्रस्त है, खराब हो चुका है। जो गाड़ियां चल रही है, एक्सप्रेसवे जो बन रहा है, गाड़ियां चल रही है, ओवरलोडिंग का चर्चा चल रहा है। चूंकि अभी हम इस पे क्लियर नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इसमें मैं डीएम साहब से भी बात करूंगा, और उससे हमारी रोड खराब हो रही है। उस पर मैंने चर्चा किया है अपने मुख्यमंत्री से, लोकप्रिय मुख्यमंत्री से। साथ साथ में 14 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई है, उसमें मैंने चर्चा किया है। अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री से मैंने 1 करोड़ का मांग भी किया है कि जो नौजवान बच्चे बीत किए हमारे चंद विधानसभा के या कैमूर जिला के, तो 1 करोड़ रुपये का मैंने मांग भी रखा है। दूसरा चीज है, जो रोड क्षतिग्रस्त हुआ है उसको बनना चाहिए, जैसे भी बने। इस पर मैंने पत्र लिखकर अपने आज लोकप्रिय मुख्यमंत्री को मैंने देने का काम किया है। मुआवजा भी दिलवाऊंगा, साथ साथ में जो रोड क्षतिग्रस्त है, ठीक है, काम तो लंबा चलेगा, लेकिन काम का भी मैं शुरुआत करूंगा कि अगर रोड जहाँ खराब हुआ है वो भी बनता रहे। तो उस पर हम लोग बैठ कर भी बात करेंगे। अब चूंकि कल हमारा कैबिनेट है, जाना है, फिर मैं लौट के आता हूँ, तो अपने जिलाधिकारी और तमाम लोगों से बैठकर चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि बहुत सारे रोड ऐसे हो गए हैं कि जो बरसात पानी बरसने के बाद चलने लायक नहीं रहेगा। वो रोड मैं ही बनवाया हूँ, मेरी सरकार ने बनवाया, इंडी सरकार ने बनवाया, बिहार सरकार, तो निश्चित तौर पर चर्चा करके हम उस रोड को बनाने का काम करेंगे। अगली खबर ग्वालियर से, जहां ग्वालियर में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के 168वें बलिदान दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय बलिदान मेले का आयोजन किया जा रहा है। फूलबाग स्थित रानी लक्ष्मीबाई समाधि परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम के संस्थापक अध्यक्ष जय भान सिंह पैवा ने बताया है कि मेले में रानी लक्ष्मीबाई सहित देश के क्रांतिकारी वीरों से जुड़े शास्त्रों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसके अलावा खूब लड़ी मर्दानी महानाट्य, क्रांतिकारी वीर वंशज सम्मान समारोह और अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में शहीद भगत सिंह और सुखदेव के वंशजों का सम्मान भी किया जाएगा। आयोजन का मुख्य उद्देश्य देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करना और युवा पीढ़ी को उनके संघर्षों से प्रेरित करना है। देखिए, महारानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी के बलिदान का 168वां वर्षगांठ है और बलिदान मेला का 27वां वर्ष है। स्मारक तो हजारों हो सकते हैं देश में पूजने के लिए, लेकिन ये समाधि जहाँ रानी का रक्त गिरा है, जहाँ शहीद की चिता जली है, और इसलिए इस बलिदान मेला की तुलना चित्तौड़ के जौहर मेला से, जलियांवाला बाग के शहीदी मेला से केवल हो सकती है। आज झांसी के दुर्ग से प्रज्वलित शहीद ज्योति ग्वालियर आई है, उसकी स्थापना हमने की है। इसके बाद में महारानी के और क्रांतिकारियों के हाथों से चले शस्त्रों का जनता के अवलोकनार्थ रखने का कार्यक्रम, उसका शुभारंभ होगा। क्रांतिकारियों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है और आज संयोग से हिंदी तिथि के अनुसार महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती है, उन पर लघु नाटिका का मंचन भी बलिदान मेला के प्रांगण से होने वाला है। ये संयोग है कि एक के बलिदान की वर्षगांठ है और एक के जन्म जयंती की है, वीर शिरोमणि राणा प्रताप जी के। कल प्रमुख कार्यक्रम होगा जिसमें अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में देश के बहुत नामचीन कवि आ रहे हैं। कविता तिवारी जी जैसी ओज के हस्ताक्षर, प्रताप फौजदार जी, जगदीश सोलंकी जी, शंभू शेखर जी, प्रवीण शुक्ला जी, तो इन सबका काव्य पाठ होगा। और मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय देवड़ा जी ये ग्वालियर पधार रहे हैं। 18 जून के प्रमुख समारोह में भगत सिंह जी के साथी सुखदेव जी के वंशजों को क्रांतिवीर सम्मान हम देंगे, क्रांतिवीर वंशज सम्मान, शहीद परिजन सम्मान देंगे। और कल इसी मैदान पर 200 पात्रों द्वारा घोड़े बग्गे के साथ में एक महानाट्य का मंचन होगा, खूब लड़े मर्दानी। सूरत के सर्किट हाउस में केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिकता राज्य मंत्री रामदास अठावले की अध्यक्षता में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, सामाजिक न्याय, आरक्षण व्यवस्था और समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर विस्तार से बात की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि सरकार का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है और इसके लिए कई कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर कहा है कि सभी वर्गों को न्याय दिलाने के लिए व्यापक स्तर पर विचार जरूरी है। राजनीतिक मुद्दों पर बोलते हुए उन्होंने राहुल गांधी के एक बयान पर प्रतिक्रिया दी और चुनाव प्रक्रिया में मतदाता सूची से जुड़ी समस्याओं पर भी चिंता जताई है। उन्होंने चुनाव आयोग से इस दिशा में सुधार की आवश्यकता बताई है।
बहुत बार जो आदमी वोटिंग के लिए जाता है तो उनका नाम उधर नहीं रहता है, तो उसको वापस आना पड़ता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। तो इसी तरह मतलब इलेक्शन की सूची में भी मतलब जो पारदर्शिकता है वो होनी चाहिए और सभी लोगों को वोट का अधिकार मिलना चाहिए। अभी हमारे सरकार ने 10% आरक्षण EWS को दिया है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को। बहुत सालों से मांग हो रही थी कि भाई दलित, आदिवासी, OBC को आरक्षण मिलता है, लेकिन हमारे समाज में भी मतलब इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के लोगों की संख्या है, तो हमको भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो फिर हमारे सरकार ने, मोदी सरकार ने निर्णय लिया है कि जो कास्ट SC, ST, OBC में आती नहीं है, ऐसे फैमिली को, जो फैमिली SC, ST, OBC में आती नहीं है, ऐसी फैमिली चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, मतलब किसी भी जाति धर्म की फैमिली हो, उस फैमिली को इस आरक्षण का फायदा होता है, 10% आरक्षण का। उससे अनेक लोगों को फायदा हो रहा है। शिक्षा में और नौकरियों में ये आरक्षण है। और जो OBC का आरक्षण है उसमें 80% मुस्लिम कम्युनिटी की जाति आती है। मतलब जो कालेलकर कमीशन ने जो रिपोर्ट बनाया था कि SC, ST को आरक्षण देने के बाद कौन कौन से कास्ट बैकवर्ड है, तो एज धर्म के आधार पर नहीं, लेकिन जाति के आधार पर उन्होंने लिस्ट बनाई थी। और उसमें हिंदू समाज के भी लोग थे और मुस्लिम जातियाँ जो वो भी बैकवर्ड जातियाँ हैं, उनको भी इसमें ले लिया था। तो वो कम से कम 80% मुस्लिम OBC के लिस्ट में आते हैं। इसीलिए मुस्लिम समाज को भी मेरा निवेदन है कि धर्म के आधार पर आरक्षण देने का संविधान में प्रावधान नहीं है, लेकिन बैकवर्डनेस पर आरक्षण देने का प्रावधान है। कानपुर की छात्रा शिवानी की सुंदर हस्तलिपि ने न केवल जिले में बल्कि सोशल मीडिया के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों का ध्यान खींचा है। उसकी लेखन कला से प्रभावित होकर ब्रिटेन के नॉर्थम्पटन में रहने वाले भारतीय मूल के चिकित्सक डॉक्टर आशुतोष शर्मा ने उसके लिए कैलीग्राफी के पुस्तकें, विशेष पेन और अन्य अध्ययन की सामग्री भेजी है। ये उपहार जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के पते पर कोरियर के माध्यम से पहुंचा, जिसके बाद जनता दर्शन कार्यक्रम में शिवानी को आमंत्रित करके उसे ये सामग्री सौंपी गई है। इस दौरान जिलाधिकारी ने शिवानी को गुल्लक भेंट करके बचत की आदत अपनाने के लिए भी प्रेरित किया है। कोरियर मुझे ब्रिटेन से मिला मुझे, तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि इसने क्या भेजा है। तो उसमें कुछ किताबें थी उसमें और कैलीग्राफी की बुक्स थी ज़्यादातर। तो मैंने कहा किसने भेजी हैं, क्यों भेजी हैं, तो डिटेल्स मैंने कुछ देखे उसमें। तो किसी आशुतोष मिश्रा जी ने मुझे भेजी हैं, ब्रिटेन से, वो रहते हैं नॉर्थहैम्पटन में, UK में। तो फिर मैंने काफ़ी किताबें आगे पीछे पलटी उसमें, क्योंकि मैंने तो नहीं ऑर्डर करी थी, मैंने मंगाई भी नहीं थी और कुरियर से आया था वो भी बाहर से। तो उसमें एक बुक के अंदर एक लेटर रखा हुआ था, जो उस पर निगाह मेरी पड़ी तो उसमें वो मुझे संबोधित था कि अगर आप अपने व्यस्त समय में से इसमें कुछ समय निकाल के इसको शिवानी को दे देंगे तो शिवा, उसकी मैं और डिटेल नहीं लिखा था। फिर मेरा दिमाग लगा कि शिवानी की हैंडराइटिंग की बहुत प्रशंसा हुई थी मीडिया के माध्यम से भी और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, वाकई वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैंडराइटिंग है। तो फिर मैंने रिलेट किया उससे। फिर डॉक्टर साहब का टेलीफोन नंबर उसमें था लेटर में, जिन्होंने मुझे लिखा था, तो उनको मैंने कॉल किया ब्रिटेन में। तो ही वॉज वेरी हैप्पी। बहुत ही सक्सेसफुल डॉक्टर हैं और बर्मिंघम चिल्ड्रन हॉस्पिटल UK में, बर्मिंघम सिटी में वो डॉक्टर हैं। और उन्होंने जो वीडियो देखा था मीडिया के माध्यम से कानपुर की स्टोरी को जो आप लोगों ने फाइल की थी, उससे वो बहुत प्रभावित थे और उस बेटी की हैंडराइटिंग की क्वालिटी और उस खूबसूरती से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। और जब उन्होंने 1 महीना 1.5 महीने पहले ये स्टोरी देखी, उसके बाद उन्होंने खुद बर्मिंघम से और लंदन से कुछ बुक्स ढूंढी जो कैलीग्राफी की स्पेशलिस्ट बुक्स हैं। कुछ उन्होंने पेन ढूंढे, कैलीग्राफी की निब्स ढूंढी उन्होंने खुद ही ब्रिटेन में, और वो लेमी कंपनी है, वहाँ के निब्स वगैरह इकट्ठे करने के बाद उन्होंने कुरियर मेरा ऑनलाइन एड्रेस निकाला कहीं से, और फिर इस उम्मीद ने मुझे भेजा कि मुझे पहुँच जाएगा तो मैं पहुँचा ही दूंगा। तो फिर जब ये सब पूरी बात मेरी समझ में आई तो मैंने शिवानी को आज बुला के, जो उनकी अमानत थी डॉक्टर आशुतोष मिश्रा जी की, जो इंडिया से PGI चंडीगढ़ से पढ़े हुए हैं, तो मैंने वो बच्चों को अमानत सौंपी है। और यही दिखाई पड़ रहा है कि जो नेकी है और जो अच्छी चीज़ें हैं उसको अप्रिशिएट करने के लिए 7 समंदर पार भी लोग हैं, प्रशंसक हैं, और ऐसा हुनर है इन बेटियों के पास। मैं समझता हूँ कि आगे बहुत अच्छा करेंगे।
राजस्थान के बारां जिले की छबड़ा तहसील स्थित राजकीय उप जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक परिवाद सामने आया है। शिकायत में कहा गया है कि कुछ चिकित्सक लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ हैं और कथित राजनीतिक रसूख के कारण उनका तबादला नहीं हुआ है। परिवाद में आरोप ये लगाया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा पूर्व में दर्ज कराई गई शिकायत के बाद भी उनके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिससे उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है और शिकायत वापस लेने के लिए दबाव भी बनाया गया है। आरोपों में ये भी कहा गया है कि स्थानीय स्तर पर निष्पक्ष जांच प्रभावित हो रही है, क्योंकि संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका जताई गई है। शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच, जिम्मेदारों पर कार्रवाई और निष्पक्ष स्थानांतरण नीति लागू करने की मांग की है। फिलहाल ये मामला प्रशासनिक जांच के दायरे में बताया जा रहा है और आगे की कार्रवाई संबंधित उच्च अधिकारियों के निर्णय पर निर्भर करेगी। तो फिलहाल के लिए आपका राज्य आपकी खबर में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।